तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 7 एसएससी की सीरीज को। इसके पहले हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जो कि ज्योग्राफी वाला पोर्शन कवर करते हैं। आज की इस वीडियो से हम हिस्ट्री वाला पोर्शन अपना स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अर्ली हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। और ठीक है, इसके पहले वाला जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था और हमारा वैदिक पीरियड, लिटर वैदिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा क्लास 6 का टॉपिक था, ठीक है। यानी क्लास 6 में हमने वो क्वेश्चन कवर किए थे। एंड हमारी क्लास 6 7 के अंदर वो क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके आगे का पार्ट यानी कि मॉडर्न एज वाला पार्ट हमारी इस बुक में रहेगा, ठीक है, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठ जानी है एंड साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आपको तुरंत के तुरंत मार्क करना है, ठीक है, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौटिल्य यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र अपनी बुक में जो कोट लिखते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है द किंगडम, वन सेकेंड, द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर्स। यानी कि हम अपने किंगडम, अपने राज्य को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर हम अपने किंगडम के बाहरी दीवारों, मतलब बाहरी एरिया पे दीवार खड़ी कर दे, फोर्ट बना दे, मतलब पत्थरों की दीवार खड़ी कर दे, उसको फोर्टिफाई कर दे। मान लो कि यहाँ पे एक हमारा किंगडम है, तो उसके किनारे किनारे हमने ऐसे दीवार क्रिएट कर दी, इसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन यानी बाहर की किंगडम हमने कवर कर दिया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसको टाउन और सिटी प्रोटेक्ट रहे। द लैंड शुड नॉट ओनली बी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन बट ऑल्सो आउटसाइडर्स इन टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज। ठीक है, और जिस भूमि पे हम राज्य कर रहे हैं वो भूमि हमारे लोगों को तो सपोर्ट करे ही, हमारे लोगों का पालन पोषण तो करे ही, बट आउटसाइडर जो लोग हैं उनका भी करे। जब उनके यहाँ नेचुरल कैलेमिटी हो या कोई दिक्कत हो तो उनके भी सपोर्ट में रहे हम लोग। It should be beautiful, being endowed with cultivable land, mines, timber forest, elephant forest, and good pasture rich in cattle. ऑल्सो वो जो लैंड है वो बहुत सुंदर हो, वहां पे लैंड जो है वो कल्टिवेबल हो, माइंस हो, टिम्बर के फॉरेस्ट हो, एलिफेंट फॉरेस्ट हो, ठीक है, यानी बड़े बड़े, और गुड पास्चर लैंड जहाँ पे लोग अपने पशुओं को चरवाहा, जो चरवाहे होते हैं अपने पशुओं को चरा सकते हैं, अपने गाय या जो भी पशु हैं, ठीक है। और रिच हो कैटल में, यानी उनके पास अलग अलग तरीके के पशु हों। इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर। और हम लोग सिर्फ बारिश के पानी पे डिपेंडेंट ना हो, हमारा खुद का भी ऐसा पानी का सोर्स हो जिससे हम अपने लैंड को कल्टीवेट कर पाए। इट शुड हैव गुड रोड्स एंड वाटरवेज। हमारी एरिया में अच्छे अच्छे रोड्स होने चाहिए, वाटरवेज यानी कि जो हमारी नदियां हैं उसके थ्रू हम ट्रेवल कर पाए, उसको हम वाटरवेज कहते हैं। लाइक हम रोडवेज कहते हैं यानी रोड से ट्रेवल करने को, उसी तरीके से हम जब वाटर से ट्रेवल करते हैं थ्रू द फ्रॉम द शिप्स और बोट्स, उसको हम कहेंगे वाटरवेज। इट शुड हैव अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी। और हमारी इकोनॉमी जो है प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज, और जिसके अंदर अलग अलग तरीके की कमोडिटीज हम लोग रखते हो अपनी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र अपनी बुक में लिखते हैं। अर्थशास्त्र, इसका नाम था अर्थशास्त्र, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड थी उनकी बुक, ठीक है, कौटिल्य जी की। कौटिल्य जी को आपने एक और नाम सुना होगा, चाणक्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जानते थे। और ये जो थे, ये मौर्यन एम्पायर के कह सकते हैं कि फाउंडिंग स्टोन इन्होंने रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये रून्स हैं किसके, मेजर स्ट्रक्चर ऑफ राजगृह। राजगृह एक जगह है जिसको हम राजगीर के नाम से जानते हैं बिहार के अंदर। और ये कह सकते हैं कि कैपिटल थी मगध की। मगध एक एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर की, जो मौर्य एम्पायर जहाँ पे स्टेब्लिश था वो जगह थी मगध, जो कि बिहार के अंदर है। और वहाँ की कैपिटल थी एक राजगीर, और उसको राजगृह भी कहते हैं। और ये एक महाजनपदा था हमारा मगध। देखो, अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि महाजनपदा से क्या मतलब है। देखो, जब छोटे छोटे गांव मिलके कुछ मिलके बनाते हैं तो उसको कहेंगे हम लोग, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मतलब कोई मतलब छोटे छोटे विलेजेस हैं, ठीक है, वो मिलके क्या बनाएंगे, एक ग्रुप ऑफ कह सकते हैं ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, टाउन बनाएंगे छोटा। एंड जब ये सारे टाउन मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं जनपद। क्या बनाते हैं, जनपद। एंड जब बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारे जनपद मिल जाते हैं तो वो बनता है महाजनपद। क्या बनता है, महाजनपद। देखो, जनपद और महाजनपद से क्या समझ आता है, जनपद यहाँ पे, जनपद यानी लोगों का फुटफॉल बहुत ज्यादा हो, लोगों का फुटफॉल बहुत ज्यादा हो, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आते हों, इसीलिए इसको हम जनपद कहते हैं, ठीक है। और महाजनपद यानी जनपद जब मिलके महाजनपद बनाते हैं, 2 या 3 जनपद या 4 जनपद मिलके जब महाजनपद बनाते हैं, ठीक है, जब बड़ा एरिया बनाते हैं उसको हम कहते हैं महाजनपद।
ठीक है गाइस, इतना आपको क्लियर होता है। तो ये जो है रेयून्स है किसके, महाजनपद के, किस महाजनपद के, मगध महाजनपद के। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये चैप्टर है हमारे 3 बिग क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। कौन से ऐसे 3 बिग क्वेश्चंस हैं? पहला है कि व्हाट इज मेंट बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। हर हमारा जो इंडिया है वो दूसरी बार अर्बनाइज कब हुआ था? पहले बार अर्बनाइज कब हुआ था? पहली बार तो हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमारी हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज थे। ये पहली बार कह सकते हैं कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। सेकंड अर्बनाइजेशन आया था मॉडर्न पीरियड के टाइम पे, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट फोर्ट्स बनाए थे, ठीक है, और स्तूपास बनाए थे, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें आर्किटेक्चरल, जो अशोका आर्किटेक्चर कहते हैं, वो सब इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड है कि व्हाई वर द जनपदास एंड महाजनपदास एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द इंडियाज अर्ली हिस्ट्री। और क्यों जनपद और महाजनपद एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं इन द हिस्ट्री। ठीक है, और थर्ड है कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व। ऑल्सो कौन से टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम वो यूज करते थे और किस तरीके से वो गवर्न करते थे, वो भी चीज हम आज वाले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, सो हम रिकॉल करते हैं कि अर्ली सेकंड मिलेनियम बीसीई में, अर्ली सेकंड मिलेनियम बीसीई के अंदर, दैट इज फ्यू सेंचुरीज आफ्टर 2000 बीसीई, 2000 बीसीई। मैंने आपको डिस्टिंक्शन बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। देख, जब क्रिश्चियनिटी में जब हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, तो उसको हम मानते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जिसको हम बीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके पहले का जो एरा है उसको हम बीसी से डिनोट करेंगे, और उसके आगे का एरिया को हम एडी से डिनोट करेंगे। अब इसका नया फॉर्म आ गया इसको डिनोट करने का। ठीक है, अब उसको हम बीसी ई से और सीई से डिनोट करेंगे। देखो, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो। ठीक है, ये हम पहले यूज करते थे, बट काफी पार्शियल लगता था कि हम एक कम्युनिटी को, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा कॉमन करने के लिए बीसी ही बना दिया, यानी कि क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। यानी क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उसके पहले वाले साल को हमने बिफोर कॉमन एरा मान लिया, और उसके आफ्टर वाले सालों को कॉमन एरा। ठीक है, इतना समझ आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि 2000 बीसीई, ठीक है, उसके फ्यू सेंचुरीज कह सकते हैं, फ्यू सेंचुरीज आफ्टर। तो 2000 बीसी जो हुआ था उसके फ्यू सेंचुरीज आफ्टर कह सकते हैं, कुछ 100 सालों बाद हमारा यहाँ पे अर्ली सेकंड मिलेनियम बीसी स्टार्ट हुआ। ठीक है, कह सकते हैं अराउंड 1500 बीसीई के अराउंड हो सकता है, या 1800, 1500 और 1600 बीसी के अराउंड। ठीक है, ये कह सकते हैं। तब इंडस, जो हड़प्पन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन थी, जिसको हम इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और उसके कई कई सारे रीजन डालते हैं, बट उसका मेजर रीजन ये कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी आई थी, एंड कह सकते हैं कि पानी की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इस वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो गया। बाकी और भी रीजन है, बट बेसिकली ये रीजन को सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है। सम ऑफ इट सिटीज वर अबैंडन्ड। ठीक है, काफी लोगों ने जो मेजर सिटीज थी उनको छोड़ दिया, वहां से निकल गए। इन अदर्स सम पीपल कंटिन्यूड लिविंग देयर, बट कुछ पीपल अभी भी वहां रहते थे, बट रिवर्टिंग टू अ रूरल और विलेज लाइफस्टाइल। बट वो सिटीज के अंदर ना रह के वो रूरल लाइफस्टाइल में ढल गए थे। बिकॉज मैंने जैसे बताया, सिटीज में आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और आपको कंटिन्यूसली फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप रूरल एरियाज में रहते हो, तो रूरल एरियाज में अपना खुद का फूड उगा सकते हो, एंड उसको सर्वाइव कर सकते हो। तो कहते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिसइंटीग्रेशन हुआ और लोगों ने उसको अबैंडन करके दूसरे एरिया में मूव करने लगे, जो जो कुछ एरियाज में रहते थे वहां पे, वो सिटीज को छोड़ के गांवों में जाके रहने लगे। ठीक है, दे हैड टू, क्योंकि सिंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ हड़प्पन अर्बन ऑर्डर हैव बीन डिसअपीयर्ड। तो जो भी कह सकते हैं कि हड़प्पन ऑर्डर का मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में चीजें चलती थी, वो मतलब डिसअपीयर्ड हो गई थी, हट गई थी वहां से, अब वो वहां पे मौजूद नहीं थी। एलोबरेट स्ट्रक्चर जो थे, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, और क्राउडेड स्ट्रीट्स और बिजी मार्केट्स, डिफरेंट कम्युनिटीज विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, जिसमें मेटल स्मिथ, पॉटर, बिल्डर, वीवर्स, क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, एंड सो ऑन। और कह सकते हैं एक राइटिंग सिस्टम था, एक सैनिटेशन सिस्टम था, द प्रेजेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड बिहाइंड इट ऑल अ लार्ज स्टेट स्ट्रक्चर विद द रूलिंग क्लास एट द एड। यानी ये सारी ही चीजें, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रेजेंट थी।
वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काम करने वाले लोग, मेटल स्मिथ, बिल्डर्स, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन थे। राइटिंग सिस्टम था उनका एक, जिसमें वो एक तरीके से लिखते थे। उनका सैनिटेशन का सिस्टम था, यानी उनका हर घर ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था, ताकि कोई भी पानी कहीं रुके ना, ठीक है? और उनके पास पानी की अच्छी व्यवस्था थी, यानी कह सकते हैं कि हर घर में कुछ एरियाज़, कुछ मेजर सिटीज़ में हर घर में कुआँ था, ठीक है? सारी सिटीज़ में नहीं बोलूँगा, बट कुछ सिटीज़ में था। और प्रेजेंस थी, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छे से प्रेजेंस थी एडमिनिस्ट्रेशन की। और उनके जो स्टेट के स्ट्रक्चर थे, उनका जो बिल्ड करने का तरीका था अपने स्टेट को, वो काफ़ी एडवांस था, ठीक है? एंड फॉर द होल मिलेनियम, ठीक है? एंड फॉर द होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, दो देयर मे हैव बीन फ्यू टाउन्स हियर एंड देयर इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है? तो उसके बाद जो ये सारी ही चीज़ें थी, ये बहुत ज़्यादा मिसिंग थी काफ़ी सालों तक, बिकॉज़ ऐसी कोई अर्बन सिविलाइज़ेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ही नहीं था, ठीक है? जब अर्बन सिविलाइज़ेशन, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन डिसइंटीग्रेट हो गई थी, तो उसके बाद ऐसी कोई मेजर सिविलाइज़ेशन नहीं आई थी, ठीक है? तो इतना हमें समझ आता है कि अभी तो हम वापस रूरल लाइफ़स्टाइल में रह रहे हैं, ठीक है? आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, जिसमें हम वैदिक की जाती है, लेटर वैदिक कही जाती है, फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जैसे क्या कह सकते हैं कि रिलीजन्स का डेवलपमेंट होता है, एंड उसके बाद हमारा मॉडर्न एज स्टार्ट होती है, ठीक है? ये कुछ एक मैप दे रखा है, जिसमें हम फर्टाइल गंगा प्लेन को दिखा रहे हैं, फर्टाइल गंगा प्लेन को दर्शा रहे हैं, ठीक है? एंड ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया जो है हिमालयन वाला एरिया है, ठीक है? एंड यहाँ हिमालय से डिफरेंट डिफरेंट जो रिवर्स हैं, वो ओरिजिनेट हो रही हैं। यहाँ पे 5 रिवर्स है, ये इंडस रिवर है, ये ऐसे इंडस रिवर यहाँ से जा रही है, एंड ये झेलम, सरस्वती, चिनाब, सतलुज, ऐसी 4-5 नदियाँ और हैं, ठीक है? ठीक है? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज, ये 6 रिवर्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं। इसको हम 5 रिवर कहते हैं, जिसको हम पंजाब से डिनोट करते हैं इस वाले एरिया को। इस वाले एरिया को पंजाब से डिनोट इसलिए करते हैं बिकॉज़ यहाँ पे 5 रिवर्स फ्लो होती हैं। फिर हमारी यमुना रिवर, गंगा रिवर, ठीक है? एंड सोन रिवर, सॉरी सोन नहीं, काली रिवर, और एंड डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स जो यहाँ पे बह रही है, ये ब्रह्मपुत्र मेजर रिवर्स, ठीक है? मेजर तो गंगा रिवर ही है यहाँ पे, ठीक है? एंड यहाँ पे फिर हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो रिवर्स हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गेंगेटिक प्लेन। क्यों गेंगेटिक प्लेन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज पूरा एरिया जो है वो गंगा के प्लेन से भरा हुआ है। प्लेन मतलब प्लेन एरिया, मतलब जो जहाँ पे जो जमीन है वो समतल है, और वहां पे लैंड को कल्टीवेट इजीली किया जा सकता है, और लोगों का सेटलमेंट इजी पॉसिबल है, ठीक है? इंडीड कह सकते हैं कि देयर वर इम्पोर्टेंट रीजनल कल्चर्स, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट रीजनल कल्चर्स प्रेज़ेंट थे, व्हिच वी नीड नॉट टू स्टडी हियर, जिसको हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, ठीक है? देन इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, ठीक है? फर्स्ट मिलेनियम बीसीई यानी कि कह सकते हैं 1000 बीसीई के बाद तक, 1000 बीसीई के बाद एक वाइब्रेंट न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगेन होता है गंगा प्लेन्स में। कहाँ पे? गंगा प्लेन्स, जो मैंने अभी प्लेन्स दिखाया आपको, जो हरा रीजन था वो गंगा प्लेन्स माना जाता है। पार्ट ऑफ इंडस सिंधु बेसिन भी कह सकते हैं, और नेबरिंग रीजन्स भी कह सकते हैं, जो ग्रेजुअली क्या हुआ, स्प्रेड होने लगा टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो एरिया, पेड़ कट करके हम पेड़ काट रहे हैं, ठीक है? पहले तो फॉरेस्ट होता था, फिर हमने उसको पेड़ों कट किया, एंड उसके बाद पूरे एरिया को हमने, ठीक है, ग्रो करने लायक बना लिया। तो हाउ डू वी नो दिस, हमें ये सब कैसे पता है? मेनली फ्रॉम द टू सोर्स, मेनली कह सकते हैं कि दो सोर्सेस से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है? पहला है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट हैव कंफर्म्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ दोज एंशिएंट अर्बन सेंटर्स। इससे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से, ठीक है? तो पहला तो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है? एंड दूसरा है हमारा एंशिएंट लिटरेचर, डिस्क्राइब जो करता है लेटर वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन कल्चर आर फुल ऑफ रेफरेंसेस टू दीज न्यू अर्बन सेंटर्स। तो कह सकते हैं कि दूसरा है एंशिएंट लिटरेचर। तो कह सकते हैं कि जो एंशिएंट लिटरेचर से और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस थे, इसके थ्रू हमें मेजर आइडिया लगता है कि हाँ, हम ऐसे-ऐसे रहे थे, लाइक लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा था, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सभी चीज़ें यहाँ से दर्शाती हैं कि वहाँ उस टाइम पे अर्बन सेंटर्स किस तरीके से हुआ करते थे। ठीक है गाइस? अर्बन सेंटर्स उस तरीके से, मतलब किस तरीके से उस टाइम पे हुआ करते थे। ये जो नया फेज़ है, इसको हम कहते हैं इंडिया का सेकंड अर्बनाइजेशन। क्या कहते हैं? इंडिया का सेकंड अर्बनाइजेशन।
फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं जब महाजनपदास का डेवलपमेंट हुआ था। किसका डेवलपमेंट हुआ था? महाजनपदास का डेवलपमेंट हुआ था। विच कह सकते हैं इंसिडेंटली हैज कंटिन्यूड राइट अप टू टुडे, जो कि वो अर्बनाइजेशन अभी तक चल रहा है, बिकॉज उसके बीच में कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने अर्बनाइजेशन को डिसइंटीग्रेट किया हो। ठीक है, उसके बाद अर्बनाइजेशन कंटिन्यू रहा, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री रही हो, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री रही हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री रही हो, और आज तक हमारा ये अर्बनाइजेशन का फेज कंटिन्यू रहा है। सो लेट अस सी हाउ दिस फेज एमर्ज। अब हमें समझना है कि ये फेज जो है किस तरीके से एमर्ज हुआ, किस तरीके से इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, ये समझना है। ठीक है गाइस। सो जनपदास और महाजनपदास को अब हम समझेंगे बहुत ही डिटेल से। जनपदास को एंड महाजनपदास को अब हम समझेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो कह सकते हैं जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड मिलेनियम बीसी, जब सेकंड मिलेनियम बीसीई, ठीक है, यानी 2000 से लेके 2000 बीसीई से लेके 1000 बीसीई, ये पूरे 1000 साल का गैप है। इसको हम सेकंड मिलेनियम बीसी कहते हैं। फर्स्ट मिलेनियम बीसी आता है 1000 बीसीई के बाद एंड वाले, जब जहां पे बिफोर क्राइस्ट जी का जन्म होता है, तो वो पूरा हमारा फर्स्ट मिलेनियम बीसी है। मिलेनियम का मतलब होता है कुछ हजार साल, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। ठीक है, इतना समझना है। तो सेकंड मिलेनियम बीसी के एंड के बाद रीजनल कल्चर्स जो है ग्रेजुअली रीऑर्गेनाइज हो गए। क्या हुए? रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में रीजनल कल्चर्स ने रीऑर्गेनाइजेशन किया खुद का। एज पीपल फॉर्म्ड क्लैंस, ग्रुप्स, लोगों ने अपने क्लैंस बनाना स्टार्ट करा, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने स्टार्ट करे। प्रोबेबली वो शेयर करते थे कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज बोलते थे, एक कॉमन कस्टम को फॉलो करते थे, और हर क्लैन में कह सकते हैं वो एसोसिएट करते हैं किसी टेरिटरी के साथ। हर क्लैन अपने आप को किसी टेरिटरी को एसोसिएट करता है, मतलब कह सकते हैं कि ये वाला क्लैन इस वाली टेरिटरी में रहता है, ये वाला क्लैन इस वाली टेरिटरी में रहता है, इस तरीके से। ठीक है, कह सकते हैं कि हर क्लैन एक टेरिटरी को बिलोंग करता था, जिसको हम जनपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको जनपद भी कहते हैं। लेड बाय अ राजा और अ रूलर, और उसको रूल कौन करता था? एक राजा। तो जनपद जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है जहां पीपल यानी कि जना हैव अ सेट फुट, यानी पदा, हैव सेट फुट यानी लोग यहाँ पे फुटफॉल करते हैं, दैट इज हैव सेटल डाउन, और यहाँ पे आके बसावट करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जनपद थे ये ग्रो करते हैं ट्रेड सेंटर्स को, ट्रेड नेटवर्क्स को डेवलप करते हैं, क्योंकि अब ये एक जनपद मतलब एक एरिया में रह रहे हैं और एक कॉमन कस्टम, कॉमन लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ये सेटल हो गए, अपना फुलफिलमेंट करने लगे, तो अब इनको जरूरत पड़ती है ट्रेड करने की, बिकॉज ट्रेड कब करता है इंसान? जब उसके पास एक्सेस में कुछ अमाउंट बचता है। मान लो आपके पास व्हीट सफिशिएंट क्वांटिटी में है, यानी आपके एरिया वाले लोगों को सफिशिएंट क्वांटिटी में व्हीट का कंजम्पशन हो जाता है, बट अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा बचा है, तो आप क्या करोगे? उसको फेक थोड़ी दोगे, उसको ट्रेड करोगे। इसी तरीके से ट्रेड का पर्पस कब स्टार्ट होता है? जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, वो आपके एरिया में ना हो, उस टाइम पे भी आपको ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ट्रेड नेटवर्क जो है एक्सपैंड होने लग गए, और उससे वो लोग कनेक्ट होने लग गए, डिफरेंट डिफरेंट जनपदा। मान लो ये जनपदा एंड सेकंड जनपदा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जनपद 4 जनपद हैं, एंड ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या करेंगे, एक दूसरे से को अपनी सारी चीजें, कस्टम, बिलीफ, ये सब शेयर करेंगे, और मे भी हो सकता है फ्यूचर में जाके ये चारों मिलके एक बड़ा महाजनपद बना दे। क्या बना दे? एक बड़ा महाजनपद बना दे। ठीक है, कह सकते हैं 8th और 7th सेंचुरीज बीसीई में, वहां पे 8th और 7th सेंचुरीज बीसीई, यानी कि अराउंड 800 बीसीई और 700 बीसीई। ठीक है, some of those early states had merged together। जैसे मैंने बोला 700 सेंचुरी, 700 बीसी के अंदर ये सारी स्टेट जो हैं ये सब मर्ज हो गई। मान लो ये चार का जो जनपद से चारों मर्ज होके एक महाजनपद बनाता है, ऐसे ही कोई 4 या 3 जनपद मिलके एक महाजनपद बनाते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? बिगर यूनिट्स बनने लगी, जिसका नाम था महाजनपदास, जिसका नाम था महाजनपदास। ये बड़ी यूनिट बनने लग गई। कह सकते हैं ऑल्दो द टेक्स्ट हैव डिफरेंट लिस्ट ऑफ देम, टेक्स्ट में डिफरेंट लिस्ट हो सकती है, द मोर फ्रीक्वेंट लिस्ट गिव द नेम्स ऑफ 16 महाजनपद।
बट जो मोर फ्रीक्वेंट यानी ज्यादातर यूज हुई, वहां पे देखा गया कि 16 महाजनपद इमर्ज होके आए, यानी सबसे बड़े बड़े जो 16 किंगडम्स थे वो डेवलप हो गए। उसको हम कहेंगे 16 महाजनपद, एक्सटेंडिंग फ्रॉम गंधार इन द नॉर्थ वेस्ट टू अंगा इन द ईस्ट। कह सकते हैं कि ये लो, मान लो ठीक है, ये हमारा कुछ इंडिया था उस टाइम पे, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। तो कह सकते हैं कि मान लो गंधारा इस एरिया में है, तो इस एरिया में अंग है। तो ये जो पूरा रीजन था, नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स का, वहां पे 16 महाजनपद मर्ज हुए अराउंड 700 बीसीई के अराउंड, महाजनपदास डेवलप हुए। एंड टू अशमक इन द सेंट्रल इंडिया क्लोज टू गोदावरी रिवर। तो असमक यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंट्रल एरिया यहाँ पे है, जहाँ पे गोदावरी रिवर जो फ्लो होती है, ठीक है, ठीक है। तो कह सकते हैं देयर में हैव बीन फ्यू मोर अलोंग विद सम स्मॉलर जनपदास कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली। और कुछ और जनपदा हो सकते हैं स्मॉलर, कह सकते हैं, क्योंकि महाजनपदा से स्मॉलर यूनिट है जनपदा। तो बेसिकली वो प्रेजेंट तो थे, बट वो इंडिपेंडेंटली अपना रूल करते थे। बट 16 महाजनपदा जो वाला एरिया, वो तो ये वाला एरिया था, इस वाले एरिया के बीच में था। इतना हमें समझ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थिंक अबाउट इट है कि नोटिस करो कि महाजनपदास जो हैं वो कंसंट्रेट करते हैं गंगा प्लेन्स में, जो अभी प्लेन बनाया हमने ये वाला एरिया, ठीक है, ऊपर वाला। यहाँ पे 16 महाजनपदा एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे पॉसिबल रीजंस फॉर दिस क्या है, क्यों यहाँ पे रहते हैं? ये तो क्वेश्चन आना ही चाहिए आपके मन में कि यार यहीं पे क्यों, नीचे साउथ इंडिया में क्यों नहीं गए, ऊपर क्यों नहीं गए, यहाँ पे क्यों? मैंने बताया आपको, जब हमने ट्रीज को कट करा तो यहाँ पे इतनी फर्टाइल लैंड निकल के आई। देखो, जब भी रिवर्स जिस एरिया में फ्लो करती हैं, वहां पे वो अपने साथ फर्टाइल सॉइल लाती हैं, ऊपर से इरोजन करते हुए फर्टाइल सॉइल, ठीक है, लेके आती हैं। ठीक है, तो गंगा प्लेन जो है वो एल्यूवियम सॉइल, फर्टाइल सॉइल से भरा हुआ है, और यहाँ पे बहुत इजीली क्रॉप का प्रोडक्शन हो सकता है। आप कोई भी क्रॉप यहाँ उगा सकते हो। तो आप उसी एरिया में रहोगे ना जहाँ पे आपको पानी का सोर्स मिलेगा। आपको प्लेन एरिया है, मतलब आपकी जिंदगी अच्छी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, पहाड़ों पे तो नहीं रह रहे, वहां पर कठिन होती है जिंदगी थोड़ी सी। ठीक है, आप जमीन पे, मतलब समतल जमीन पे रह रहे हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको कंटिन्यूसली आप क्रॉप उगा सकते हो इजीली, और ठीक है, फोर्टिफिकेशन इजीली कर सकते हो। तो आप डेफिनेटली उसी जगह पे रहोगे जो आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो कह सकते हैं कि जो मोस्ट अरेबल लैंड है, अरेबल लैंड मतलब जहाँ पे इजिली कल्टीवेशन हो सकता है, डेफिनेटली पर्सन वहीं जाके रहते हैं, सेटल होते हैं। यही रीजन है मेन कि वो लोग नॉर्थ गंगा प्लेन्स में इतना बड़ा सेटलमेंट हो पाया। तो कह सकते हैं इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन द फर्टाइल गंगा प्लेन्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर इन द माउंटेन्स। आयरन ओर जो माउंटेन्स में प्रेजेंट होता है, उससे वो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेपन्स बनाते हैं, लाइक तलवार हो गई, कुल्हाड़ी हो गई हिल्स में। ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेड नेटवर्क्स। ठीक है, नए ट्रेड नेटवर्क्स भी फॉर्म हुए यहाँ से। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे जो मैप है वो शो करता है महाजनपदास की कैपिटल्स। अभी एक मैप आएगा, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट महाजनपदास देख पाओगे, जिसमें कहते हैं मोस्ट वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज। इसमें लार्ज, बड़े बड़े थे, क्योंकि महाजनपद की बात करी तो वो एरिया बहुत बड़ा था और वो फोर्टिफाइड थे, यानी उनके अगल बगल दीवारें थी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, और एक मोट था रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन एज फर्दर डिफेंस। ठीक है, एक तो डिफेंस, पहले डिफेंस हो गया मतलब अपना बचाव, डिफेंस मतलब बचाव। तो पहला डिफेंस हो गया अपना कि हमने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, तो कोई भी आएगा तो इजीली घुस नहीं पाएगा।
दूसरा, आपने देखा होगा काफ़ी मूवीज़ में देखते हो या कोई कह सकते हैं कि जो फोर्टिफिकेशन होता है किनारे-किनारे से गड्ढा खोद देते हैं, डीप होता है, ट्रेंचिंग टाइप और उसमें पानी भरा होता है। कभी-कभी उसमें जानवर भी छोड़ देते हैं ठीक है? ताकि उसको कोई क्रॉस ना कर पाए ईज़िली उस मोट को, ठीक है? मोट क्या है? एक डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ फोर्ट और अ फोर्टिफाइड सिटी एंड फिल्ड विद वाटर, ठीक है? एक एक महल है, मान लो ये महल है, ठीक है? उसके आपने किनारे-किनारे ऐसे दीवार खड़ी कर दी। अब उसके किनारे-किनारे आपने छोटे-छोटे एक किनारे-किनारे गड्ढा कर दिया और उसमें पानी भर दिया जैसे इस तरीके से। ये आपका गड्ढा हो गया। ये कंटीन्यूअस है, मैं इसको बताने के लिए आपको मार्क करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो कंटीन्यूअसली आपने गड्ढा खोद दिया उसमें पानी भर दिया ताकि कोई भी ईज़िली एंटर ना कर पाए। ठीक है? तो उसको कहते हैं मोट। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं मोट। Often, the gateways, though the rampart walls would be deliberately kept narrow, so guards may control the movement of people and goods entering or leaving the city. ठीक है? जो गेटवेज थे, रैम्पेंट वॉल्स थी वहाँ पे और उनको डेफिनिट कह सकते हैं कि नैरो बनाया गया था और गार्ड्स जो थे वहाँ पे ताकि उसको कंट्रोल कर पाएँ। मान लो अगर बहुत बड़ा गेट बना दिया तो लोग कहीं से भी निकल के आना-जाना कर सकते हैं। इसलिए गेट को थोड़ा-सा नैरो बनाते हैं ताकि उस एरिया में गार्ड्स हों और ईज़िली जो लोगों का आना-जाना है उसको कंट्रोल कर पाएँ। इट इज़ fascinating to note that most of those ancient capitals continue to be living cities today। और कह सकते हैं कि ये जो बहुत एंशिएंट कैपिटल्स थी पहले के टाइम की, आज भी ऐसी ऐसी कैपिटल्स एग्ज़िस्ट करती हैं, सिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, जिनको हम मॉडर्न सिटीज़ का नाम देते हैं, दर्जा देते हैं, ऑफ़न 2500 ईयर्स ओल्ड, 2500 साल पुरानी जो सिटीज़ हैं, अभी भी वो एग्ज़िस्ट करती हैं। अब हम देखेंगे कि अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस क्या थे। डेमोक्रेटिक तो पता है कि लोगों की सुनवाई होती है, लोग अपनी सरकार चुनते हैं, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक। तो अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस क्या थे उस टाइम पे? अभी तो प्रेज़ेंट है। क्या उस टाइम पे प्रेज़ेंट थे अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस? मतलब डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन उस टाइम पे प्रेज़ेंट थे? तो कह सकते हैं कि जो हर जनपद था, उसके अंदर एक असेंबली होती थी काउंसिल की, जिसको कहते थे सभा और समिति। सभा, समिति। इसको तो कहते थे कि कह सकते हैं असेंबली ऑफ एल्डर्स कहते थे। ठीक है? और इसके अंदर भी काफ़ी तरीके से इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता था। तो सभा और समिति जो थे, वो वैदिक टाइम से स्टार्ट हुए थे, वैदिक पीरियड जब स्टार्ट हुआ था। लेकिन एक चीज़ थी वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन्स का भी एंट्री अलाउड थी इसके अंदर, सभा और समिति में। ये ग्रुप थे, काउंसिल थी, कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग मतलब आके मेजर डिसीजंस लेते थे। तो यहाँ पे वुमेन्स की एंट्री अलाउड थी। बट धीरे-धीरे क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड तक यहाँ पे वुमेन्स की एंट्री को अलाउ नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स आते थे और कह सकते हैं कि आके यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करते थे, सभा और समिति में। सभा में मेजर डिसीजंस लिए जाते थे और समिति में कुछ और मेजर डिसीजंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट छोटे-छोटे लेवल के हैं। जहाँ पे मैटर्स कंसर्न करते थे पूरे क्लैन के वुड बी डिस्कस्ड, जैसे इस वाले में। रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर ऑन इंडियाज कल्चरल रूट्स दैट द वर्ड सभा एंड समिति फर्स्ट अपीयर इन द वेदास, इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। जैसे मैंने बोला, इंडिया के जो मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट थे, जो वेद थे लाइक ऋग्वेद, वहाँ पे ये वाले टर्म सभा और समिति मेंशन्ड है। वी may assume that most of the members were elders in the clan। जैसे मैंने बोला, इस क्लैन में, इस ग्रुप में ज्यादातर मेंबर जो थे वो एल्डर्स होते थे, इसलिए हम इसको असेंबली ऑफ एल्डर्स कहते हैं। एल्डर्स मतलब यहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, मतलब जो थोड़े बड़े हों। एल्डर्स का मतलब क्या समझ रहे हो ना, कि बड़े लोग। द राजा was not expected to rule independently or arbitrarily। यहाँ पे जो राजा था होता था वो मुनार्क की तरह काम नहीं करता था। मुनार्क का मतलब अपने आप इंडिपेंडेंट कोई भी डिसीजन नहीं लेता था। उसको डिसीजन लेना होता था सबकी सहमति से और वो डिस्कशन होता था सभा में, समिति में, ये सारी डिस्कशन वहाँ होती थी ताकि किंग जो है, रूलर जो है, वो अपने हिसाब से कोई भी आर्बिट्रेरी डिसीजन यानी अपनी मनमानी वाला डिसीजन ना ले पाए और सबकी सहमति से डिसीजन लो, बिकॉज़ ये क्लैन मिलके बना है, क्लैन जहाँ है, ग्रुप है, ठीक है? तो इस वजह से। अब ये इमेज में आपको 16 महाजनपद दिखेंगे, ठीक है? और उनकी राजधानी यानी कैपिटल भी दिखेगी, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे देखो, कंधार है जिसकी कैपिटल है, पुष्कलावती और तक्षशिला, फिर ये कंबोज है, ठीक है गाइस? फिर यहाँ पे इंद्रप्रस्थ है,
कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की कैपिटल है विराता, पांचाली की कैपिटल है अची चत्र। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो कोई बात नहीं, ठीक है। शूरसेन की कैपिटल मथुरा, अवंती की कैपिटल उज्जैनी, और चेडी की कैपिटल है त्रिपुरी, वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी, कोसाला की कैपिटल है श्रावस्ती। याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए, ठीक है। मगध की कैपिटल है राजगीरा, ठीक है। वृज्जी की कैपिटल है वैशाली, अंग की कैपिटल है चंपा, ठीक है। इसी तरीके मल्ल की कैपिटल है कुशीनर। ये सारी ही चीजें हैं। यहाँ पे अशमक है जो सेंट्रल इंडिया में गोदावरी रिवर के पास है, अभी हमने डिस्कस किया। तो ये जो एरियाज थे, कह सकते हो कि यहाँ पे मेजर मेजर जो महाजनपदास थे उनका डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया, बिकॉज ये कह सकते हैं कि ये पूरा ही एरिया जो है ये हमारा नॉर्थ गंगा प्लेन्स का एरिया है, और ये इंडस प्लेन्स का एरिया है। नॉर्थ गंगा प्लेन्स, इंडस प्लेन्स, ठीक है। और ये प्लेन एरियाज हैं, इसलिए यहाँ पे इतना बड़े लेवल पे डेवलपमेंट हो पाया। और यहाँ पे लिखा है जैसे मैप ऑफ 16 महाजनपदास, नोट दैट देयर बॉर्डर्स आर अप्रोक्सीमेट, यानी अप्रोक्सीमेट बॉर्डर, बिकॉज एग्जैक्ट बॉर्डर तो नहीं बना सकते वो भी, तो अप्रोक्सीमेट बॉर्डर बनाया गया है। तो अ गुड रूलर वाज सपोज टू टेक द एडवाइस फ्रॉम दोज असेंबलीज। तो अगर जो अच्छा रूलर होगा, राजा होगा, वो हमेशा अपने अगल बगल के जो बड़े एल्डर्स हैं उनकी सलाह लेके, मशवरा लेके काम करेगा, और यही इस सभा और समिति का बेसिक पर्पस था। Apart from the ministers and administrators. Indeed, according to some text, कुछ टेक्स्ट के हिसाब से an incompetent ruler could be removed by an assembly। और जो incompetent होगा, जो अच्छा नहीं होगा राजा, ठीक है, राज्य के लिए, उसको इस असेंबली के थ्रू वोट करके निकाल भी सकते थे वो लोग, और किसी और को राजा चुन सकते थे। लाइक आपने मोहनजोदारो वाली मूवी देखी होगी, तो वहां पे वो लोग एक छोटी सी ग्रुप बना के बैठते हैं, और वहां पे वो हाथ अपने वोटिंग देते हैं, हाथ खड़ा करके, ठीक है। तो एक उस तरीके से मान के चलो कि अपना राजा चेंज करना हो तो वो लोग इस तरीके से चेंज भी करते थे। ऑफ कोर्स, while such mentions are significant, ठीक है, it does not mean that this was an established law। ठीक है, ये मेंशन है बट कह नहीं सकते कि established law था कि नहीं। established law का मतलब कि वहां पे एक कानून था कि नहीं। हो सकता है वो ऐसे प्रैक्टिस करते हो बट कोई कानून ना हो इस प्रैक्टिस करने का। Let us remember that the data we have for such remote periods is incomplete। हमारे पास ये जो डेटा है ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज हमने ये एंशियंट टेक्स्ट से उठाया है डेटा। इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम, उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम था, द महाजनपदास एक्सपेंडेड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द जनपदास। यानी कि महाजनपदास में क्या था कि जनपदास का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको एक्सपेंड किया गया था, और उसको मिला के महाजनपदा बनाया गया था। Some were in effect monarchies and insist that the राजा was the ultimate authority। कुछ जनपद में राजा को अल्टीमेट अथॉरिटी माना जाता था, ठीक है, जिसको सपोर्ट करते थे उसके मिनिस्टर्स और एक असेंबली ऑफ एल्डर्स, ठीक है। उसकी पोजीशन जो थी वो हेरिडिटरी थी, मतलब वो तो राजा बनेगा ही, अगला राजा उसकी ही जनरेशन का बनेगा, जो भी उसका बेटा या कोई भी उसकी जनरेशन में होगा, उसकी फैमिली में होगा, वो ही राजा बनेगा। इसको कहते हैं हेरिडिटरी। तो ये जो है बिल्कुल ही अलग है फ्रॉम द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ सभा और समिति, जिसमें वो लोग वोटिंग करके डिसाइड करते थे, बट यहाँ पे तो हेरिडिटरी पोजीशन है कुछ जनपद में, जहाँ पे रूलर जो है बहुत ज्यादा अपने आप पावरफुल मानता है। इन द सेंस दैट एक राजा जो है वुड यूजुअली बी द सन ऑफ द प्रीवियस वन। कह सकते हैं जो नया राजा होगा वो पुराने राजा का बेटा होगा। द किंग वुड कलेक्ट टैक्स, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, लॉ को मेंटेन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को, और इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशंस बनाएगा, ठीक है, अच्छे अच्छे किले, किला घेरी किलाबंदी बनाएगा अराउंड द कैपिटल, और मेंटेन करेगा अपनी खुद की आर्मी एक डिफाइंड टेरिटरी में। और जब भी कोई वॉर होगी तो नेबरिंग वन से तो वो अपनी आर्मी को वहां पे भेजेगा और लड़ाई करेगा। बेसिक पर्पस ये था राजा का। जो मगध है, जो लोकेट करता है आज के बिहार में, जो मगध है महाजनपद, जो कि आज के बिहार में लोकेट करता है, ठीक है। एक कोसला है जो पार्ट है टुडे उत्तर प्रदेश में, और एक अवंती है जो पार्ट है मध्य प्रदेश का। कह सकते हैं वर अमंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट्स, कह सकते हैं ये जो है अमंग द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स थी, ठीक है, अमंग द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स, जहाँ के राजा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। लाइक आपने मौर्यन राजा के बारे में सुना होगा, अशोका द ग्रेट और चंद्रगुप्त मौर्य, ये हमारे मगध के थे। अवंती के डिफरेंट डिफरेंट थे, लिच्छवी किंग थे, ठीक है। एंड और कह सकते हैं कि हमारे कोसला जो एक राज्य है वहां के भी थे। However, at least
2 महाजनपदास वज्जी एंड नेबरिंग मल्ला। वज्जी और मल्ला 2 महाजनपदा थे और उनके यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम था, यानी कि जो सभा और समिति थी उसके पास ज़्यादा पावर थी। इन वाले जो एरियाज़ थे, मगध वाला, अवंती वाला और ये कोसला वाला, यहाँ पे राजा के पास बहुत पावर थी, ठीक है? जो वो डिसीजन लेता था वो माना जाता था। बट जो मल्ला और वज्जी थे, ये वाले जो महाजनपद थे, यहाँ पे सभा और समिति की रिस्पेक्ट ज़्यादा थी और ये लोग मिलके फैसला लेते थे और टूक इम्पोर्टेंट डिसीजंस थ्रू डिस्कशंस और अगर ज़रूरत पड़े तो वोटिंग भी करते थे। जैसे मैंने बोला, वो वाला सिस्टम यहाँ फॉलो हो रहा था। सरप्राइजिंगली कह सकते हैं, दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ द राजा आल्सो। वोटिंग से वो राजा को भी सेलेक्ट करते थे। दिस मीन्स कि यहाँ के महाजनपदास में विच वर कॉल्ड गनास और संघास वर नॉट मोनार्कीज। ये मोनार्कीज नहीं थी। मोनार्कीज का मतलब एक राजा का रूल नहीं था। मोनार्कीज का सिस्टम क्या होता है कि एक राजा का रूल है, उसके पास अल्टीमेट पावर है और जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो भी उसकी फैमिली का बनेगा, इसको कहते हैं मोनार्की। बट ये मोनार्की सिस्टम नहीं था, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम था। और हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहाँ पे वोटिंग के थ्रू और कोई भी राजा बन सकता है। ये चीज हो, जो भी लोग चुने वो बने राजा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिस्टम फॉलो होता था। देयर फंक्शनिंग माइट बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। यहाँ की फंक्शनिंग को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स थे असेंबली के, वो अपने आप रोजा को सेलेक्ट करते मिलके और मेजर डिसीजन थे वो भी अब ग्रुप में लेते थे, कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि रूइंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोशाम्बी, कैपिटल ऑफ वस्त महाजनपदा। एक वस्त महाजनपदा था, तो वहां की जो कैपिटल थी कौशाम्बी। ये वहां की कुछ ब्यूटिफिकेशन पहले की थी, अब तो टूट फूट गई हैं, वो यहाँ पे पिक्चर में दर्शाई गई हैं। कह सकते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक्स। तो ये एरिया थे जहाँ पे ये लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते थे, यहाँ को हम अर्ली रिपब्लिक्स के नाम से भी जानते हैं। एज दे आर इंडीड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। एंड कह सकते हैं कि यस, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम्स थे जो यहाँ पे प्रेजेंट थे। अब हम बात करेंगे मोर इनोवेशंस की, और क्या क्या इनोवेशंस हुए थे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। द एज ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास वॉज एन एज ऑफ प्रोफाउंड चेंज। जो जनपदा और महाजनपदा की जो एज थी, जो टाइम पीरियड था, कह सकते हैं वहां पे एक प्रोफाउंड चेंज हुआ था विच वुड इम्पैक्ट द इंडियन सिविलाइजेशन। तो कह सकते हैं कि उसने इंडियन सिविलाइजेशन को अफेक्ट किया था, इम्पैक्ट किया था, और वो आज तक करता आ रहा है। इन चैप्टर इंडिया कल्चरल रूट्स, जो कि क्लास 6 में हमने पढ़ा था, वहां पे हमने देखा कि एमरजेंस होता है कुछ सेवरल न्यू स्कूल्स का, लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड, लेट वैदिक पीरियड में सॉरी, उसमें ये कुछ इसमें डेवलपमेंट होता है ऑफ थॉट। जैसे लेट वैदिक पीरियड में, लेट वैदिक में बुद्धिस्ट, जैन इन पर्टिकुलर एंड देयर रिस्पेक्टिव लिटरेचर, उनके जो लिखावट के तरीके होते थे, लिटरेचर होता था वो, ये स्कूल्स में डिससेमिनेटेड देयर टीचिंग्स एंड लिटरेचर थ्रू स्कॉलर्स। और ये अपने टीचिंग्स को डिससेमिनेट यानी कि दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे? थ्रू स्कॉलर्स। जो स्कॉलर जो जो पढ़ चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके थ्रू। ठीक है, मॉन्क्स के थ्रू, जो साधु संत होते थे। नन्स यानी जो वुमेन्स साधु होती थी उनको नन्स कहते हैं। जो ट्रेवल करते थे अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में ट्रेवल करते थे, कहीं कहीं बाहर भी जाते थे। ठीक है, और पिलग्रिमेजेस के तौर पे वो लोग घूमना घूमा करते थे। इंडियन आर्ट ऑल्सो अंडरवेंट अ रिन्यूअल। और ये इंडियन जो आर्ट था, ठीक है, महाजनपदास के टाइम पे ये और अच्छे से डेवलप हुआ, रिन्यू हुआ, और ये ब्लॉसम होता है इस एज ऑफ एम्पायर में। अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजी। आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी बड़े लेवल का जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन मतलब कोई सिटी का डेवलपमेंट, कोई जनपद या महाजनपद का डेवलपमेंट, जहाँ पे ज्यादातर लोग फोर्टिफिकेशन में रहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो अर्बनाइजेशन है। जहाँ पे ट्रेड होता है, जहाँ पे मॉडर्न चीजों को फॉलो किया जाता है, तो उसको कह सकते हैं कि वो अर्बनाइजेशन है। तो वहां पे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये तो पता है कि ये प्रॉस्पेर नहीं कर सकता अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो। लेट अस रिमेंबर दैट द हरप्पन सिविलाइजेशन, जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, उसने मास्टर किया था कॉपर और ब्रॉन्ज मेटलर्जी को। कॉपर और ब्रॉन्ज की तलवारें, मतलब कॉपर और ब्रॉन्ज की चीजें बनाते थे वो, तलवार तो नहीं कहूंगा।
ठीक है? वो इन सब चीज़ों की चीज़ें बनाते थे, ठीक है? कॉपर और ब्रॉन्ज़ की। और कह सकते हैं कि ये जो सेकंड अर्बनाइज़ेशन है, ये जो वाला सेकंड अर्बनाइज़ेशन जो महाजनपदा वाला है, ये मेजर शिफ्ट है टेक्नोलॉजी में। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आयरन के मेटलर्जी। वहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज़ होते थे, यहाँ पे आयरन के मेटलर्जी यानी आयरन की चीज़ों को इस्तेमाल होता है। लाइक अगर आप कोई तलवार या कोई वेपन बना रहे हो तो आयरन का बनेगा। और अब एग्रीकल्चर के प्लस बनाते थे, तो यहाँ आयरन के बनेंगे, ठीक है? एग्रीकल्चर को करने के लिए प्लस जो होता है। इन सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया कह सकते हो कि काफ़ी ऐसे रीजन्स थे, जहाँ पे टेक्नीक्स जो थी एक्सट्रैक्ट मतलब निकालने की, shaping iron were actually perfected from the early second millennium BC, but it took few centuries for iron to become a part of daily life. ठीक है, तो टेक्निक थी जिससे हम आयरन को निकालते थे, जमीन से खोदते थे और आयरन निकालते थे, जिससे फिर उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते थे। ये कह सकते हैं जो तरीका था वो हमारा सेकंड मिलेनियम बीसी वाला था, जो हमने पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे यूज किया था। और थोड़ा टाइम लगा आयरन को लोगों तक पहुंचने में और लोगों को उसका इस्तेमाल करने में। लाइक लोग जो हैं हल बनाते थे आयरन का इस्तेमाल करके, हथौड़ी बनाते थे, कॉपर स्मिथ, सुई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो भी आयरन की इस्तेमाल होती हैं, उसको थोड़ा सा आने में, लोगों के बीच आने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन कह सकते हैं बाय द लेट सेकंड मिलेनियम बीसी आयरन टूल्स हैड बिकम वाइड स्प्रेड। ठीक है, आयरन टूल्स जो थे वो वाइड स्प्रेड हो गए थे, फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर में ऑन अ बिगर स्केल। आयरन जो था ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स, आयरन से वेपन्स जो है अच्छे बनते थे ब्रॉन्ज के हिसाब से, क्योंकि वो लाइटर भी होते थे और शार्पर भी होते थे। लाइक स्वॉर्ड्स हो गई, स्पीयर्स हो गए, एरोज हो गए, तीर और बाण, तीर कह सकते हैं, शील्ड्स हो गए, अपना शील्ड करना, ठीक है, कह सकते हैं कि जिससे बचाव करते हैं उसको शील्ड कहते हैं। ढाल ढाल, ठीक है। एज इट हैपेंस देयर इज सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपदास, और कभी कभी देखा जाता था कि नेबरिंग महाजनपदास यानी एक महाजनपदा जो है दूसरे महाजनपदा के साथ फाइट भी कर रहा है, तो उसके लिए उनको वेपन्स की रिक्वायरमेंट होती थी। हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वाज ऑफ कोर्स इज इम्पॉसिबल टू टेल। कितना फ्रीक्वेंट और कितने लार्ज लेवल पे होता था ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई एविडेंस होगा जब भी बता पाएंगे। Such military campaigns, but occasionally alliances too, gave rise to new kingdoms and empires. बट ये जो मिलिट्री अलायंस होता था, यानी लोग मिलके राजा मिलके लड़ाई करते थे और किसी दूसरे महाजनपद को हथियाना चाहते थे, वो कह सकते हैं कि नए एम्पायर्स और नए किंगडम्स को जन्म देता था, विच वी विल टर्न टू लेटर इन अवर जर्नी। ठीक है, कह सकते हैं अनदर इनोवेशन वाज द फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। दूसरा इनोवेशन क्या था कि इस्तेमाल हुआ कॉइन्स का, सिक्कों का, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, फॉर द खरीदारी पर्पसेस, मेड नेसेसरी बाय द ग्रोइंग ट्रेड। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे हमें जरूरत महसूस होने लगी कि हमें अपनी खुद की करेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ट्रेड जो है वो पॉसिबल हो पाए। पहले क्या होता था, ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। किस सिस्टम के थ्रू? बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता था, एक्सचेंज होता था गुड्स का, यानी मेरे पास अगर व्हीट है और मेरे को राइस चाहिए, और सामने वाले के पास राइस है और उसको व्हीट चाहिए, तो हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। मान लो मैं अपना बचा हुआ व्हीट उसको दे दूंगा, वो बचा हुआ राइस मेरे को दे देगा, और ऐसे हमारा दोनों का काम चल जाएगा। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड। बट क्या हुआ, इस सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी कि हर किसी को तो एक दूसरे के पास जो सामान है उसकी जरूरत नहीं होती थी। हो सकता है कि किसी को किसी और सामान की जरूरत हो। तो उसके बाद डेवलपमेंट हुआ कॉइन्स का, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ कॉइन्स का, एंड कॉइन्स बिकेम द करेंसी ऑफ द पब्लिक। कॉइन्स के थ्रू आप पब्लिक में अपनी करेंसी को यूज करके खरीदारी कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक कभी और पढ़ेंगे, बिकॉज अभी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको बताऊंगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ मनी का। आज हम जो पेपर नोट्स, बैंक में क्रेडिट कार्ड ये सब यूज करते हैं, ये काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, कभी आने दो आएगा तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं क्लास 12 तक आपके साथ एसएससी, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको। ठीक है, तो जब तक कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर आएगा जहाँ पे आपको ये चीज पता चलेगी कि हम किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ मनी। सो वेरी सून कॉइन्स जो थे वर एक्सचेंज्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। कॉइन्स को इस्तेमाल किया जाता था डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, ताकि ट्रेड पॉसिबल हो पाए, और इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और हम दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता था।
जो फर्स्ट इंडियन कॉइन्स था, वो पहला इंडियन कॉइन जो बना था वो किससे बना था? वो बना था सिल्वर का। वो बना था सिल्वर वाला मेटल यूज करके हमने कॉइन बनाया सिल्वर का। एक सॉफ्ट मेटल होता है ये, इसको हम सिंबल्स भी इस पे लगा सकते हैं। मान लो मेरी कंट्री, मेरी महाजनपद का कॉइन है, तो मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? जब उसमें मेरे राजा की फोटो लगी होगी या कोई ऐसा मार्क होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाए कि हाँ ये हमारे यहाँ पे यूज करने वाला है, तो उसको मार्क किया जाता, उसको उस पर पंच मार्क किया जाता था। तो हम कहते हैं पंच्ड कॉइन्स, एंड दिस आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स। दीज आर कॉल्ड पंच्ड मार्क कॉइन्स। लाइक ये देखो, ये कॉइन है, इसको इसने पकड़ रखा है, इस वाली चीज से पकड़ रखा है, और यहाँ पे पंच, इस पे इस वाले जो उसने पकड़ रखा है उसके नीचे डिजाइन बना है, उसको उसके ऊपर रखेगा और हथौड़ा मारेगा जिससे वो छप जाएगा उस पे, और वो डिजाइन बन जाएगा। लाइक हमारा जो कॉइन है उसके ऊपर पीछे जो है अशोका एम्बलम है, आगे गांधी जी की फोटो है, ठीक है, इस तरीके से है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का, ऐसे लिखा रहता है उस पे। तो वो क्या है? पंच मार्क कॉइन्स है। कह सकते हैं कि लेटर जो कॉइन्स जो कॉपर के थे, फिर गोल्ड के थे और अदर मेटल्स, ठीक है, उसको भी, उससे भी सिक्के बनने चालू हो गए। जनरली कहते हैं कि जो महाजनपद था वो इशू करता था ये खुद के कॉइन्स। महाजनपद अपने खुद के कॉइन्स इशू करता था अपनी पूरी एरिया में, अपने पूरे टाउन में, सिटी में, ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर पाएं और इजीली एक्सेसिबल और आइडेंटिफाई कर पाएं। लेकिन जो कॉइन्स थे वो नेबरिंग रीजन्स वर यूज एज वेल एज फॉर एक्सचेंजिंग ट्रेड, और इन कॉइन्स का इस्तेमाल ट्रेड पर्पसेस में भी यूज होता है। मान लो मैं इंडिया में हूँ और मुझे यूएस के साथ ट्रेड करना है, ठीक है, तो यूएस की ट्रेड किससे होगा? डॉलर से होगा, बिकॉज देखो डॉलर सारी जगह यूज होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट ट्रेड डॉलर में होगा। तो हम इसको सामान बेचेंगे, ये हमें डॉलर्स में पैसे करेगा पे, और हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपी में, ठीक है। और ये जब हमसे सामान हमें ये सामान हमें बेचेगा, तो हम इसको वापस डॉलर में पे करेंगे। तो ये एक एक्सचेंज ऑफ करेंसी हो गया, एक्सचेंज ऑफ करेंसी हो गया डॉलर में। इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉइन्स का इस्तेमाल होता था जब हम एक दूसरे से ट्रेड करते थे। देखो गाइस, अब हम बात करेंगे कि वर्ण और जाति का सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। देखो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि जब हम वैदिक पीरियड में थे, जब हमारा ऋग्वेदिक पीरियड चालू था, जो कि अराउंड 1500 बीसी के अराउंड था। ये हमारा, कह सकते हो कि हमारा वैदिक पीरियड है। क्या है वैदिक पीरियड? और इसके अंदर जो 1500 से 1000 बीसी था वो हमारा वैदिक पीरियड था, और 1000 से 600 बीसी तक लेटर वैदिक पीरियड था, जो कि पूरा वैदिक पीरियड में आता है। वैदिक पीरियड यानी अर्ली वैदिक पीरियड था। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि वर्ण का सिस्टम हुआ था। वर्ण सिस्टम हुआ था जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन लोगों को डिवाइड किया गया था। लाइक ब्राह्मण्स टुडे वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, शूद्रा कह सकते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रा, और एक और थे यार, क्षत्रिय, वैश्य। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, गलत भी हो सकती है, कोई बात नहीं। ये 4 सिस्टम, वर्ण सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है। तो ब्राह्मण जो थे वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जो वो प्रोफेशन में है उनको ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय वो लोग थे जो वॉरियर क्लास थे, जो लड़ाई करते थे और किंगडम को बचाने की कोशिश करते थे। वैश्य वो लोग थे जो ट्रेड पर्पसेस में इन्वॉल्व थे, ठीक है, जो ट्रेड करते थे। और शूद्र जो थे जो साफ सफाई का काम करते थे। ये था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन कि आप कौन से प्रोफेशन में हो। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन ये सिस्टम डेवलप हुआ था। बट क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड आते आते इसको ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ बना दिया। मतलब कि अब जो ब्राह्मण है, अगर उसका जो भी पर्सन बॉर्न होगा उसकी फैमिली में वो भी ब्राह्मण होगा, भले ही वो स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई ना करता हो, तब भी वो ब्राह्मण रहेगा, बिकॉज हमने वर्ण सिस्टम को एस्क्राइब कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और यही मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, यही मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। यानी कि जो ब्राह्मण था वो हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा, यानी उसकी आने वाली जनरेशन भी ब्राह्मण रहेगी। ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कर दिया। पहले ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं था, ये ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन। जिसको जो प्रोफेशन चुनना है वो चुन सकता है, ठीक है। जिसको जिसमें रुचि है वो चुन सकता है, एंड वो उसके अंदर सुटेबल है तो वो करे। उसी तरीके से था। बट ये बाद में जाके इसको मतलब बेसिस ऑफ बर्थ बना दिया,
यानी ब्राह्मण जो है हमेशा ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय हमेशा क्षत्रिय रहेगा, वैश्य हमेशा वैश्य रहेगा और शूद्र हमेशा शूद्र रहेगा। एंड प्रॉब्लम यहाँ से डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं जाति सिस्टम यहाँ से डेवलप हो गया। ठीक है? यहाँ से जाति सिस्टम जो है डेवलप हो गया एंड दैट वाज़ द मेजर ब्लंडर। ठीक है? तो वी सॉ अर्लियर ह्यूमन सोसाइटीज जो थी वो थोड़ी-थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लगी। कैसे कॉम्प्लेक्स होती हैं? जब हम नॉर्मल गाँव में रहते हैं तो हम सिंपल लाइफ जीते हैं। बट जैसे-जैसे हमारा गाँव सिटीज़ से कनेक्टेड होता है, हम सिटीज़ में रहने लग जाते हैं, वहाँ पे फुटबॉल बढ़ता है, तो सिटीज़ थोड़ी-सी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू गाँव, एज़ कम्पेयर टू विलेज। क्योंकि राइज़ हुआ सिविलाइज़ेशन का, सभ्यता का। तो व्हेनेवर दिस हैपेंस, जब भी ये होगा, एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ होगी इटसेल्फ इन सेवरल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द क्लास, ऑक्यूपेशन एंड सम अदर क्राइटेरिया। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कौन सी क्लास से हो, आप रिच क्लास से हो, पुअर क्लास से हो। ये तो कोई भी, इसको तो कोई भी बैरियर तोड़ सकता है। आज मान लो आज मैं रिच हूँ, आप पुअर हो, या आप रिच हो, मैं पुअर हूँ। मैं इस बैरियर को तोड़ के रिच और पुअर को, क्लास को कर सकता हूँ। चेंज कर सकता हूँ अपना क्लास, बट मैं अपनी वर्ण यानी जाति नहीं चेंज कर सकता आज के टाइम में। क्लास चेंज करना पॉसिबल है। लेकिन जो क्लास और ऑक्यूपेशन था ये पहले के टाइम पे डेवलप हुआ। ठीक है? फॉर इंस्टेंस कह सकते हैं देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स कंसर्न्ड विद द गवर्नेंस। कुछ लोग गवर्नेंस करेंगे, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ लोग रिलीजन के बारे में बताएंगे, एजुकेशन के बारे में, कुछ ट्रेड के बारे में, कुछ टाउन प्लानिंग करेंगे, कुछ फार्मिंग करेंगे, कुछ क्राफ्ट पर्सन, आर्ट्स होंगे, या ऑल काइंड्स ऑफ अदर प्रोफेशंस। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस थे और हर तरीके के लोग उसमें काम करते थे। ठीक है? और कुछ रिच क्लास के थे, कुछ थोड़े गरीब, मिडिल क्लास। ठीक है? कह सकते हो। ये एक इमेज है, एक पैनल है सांची स्तूपा। सांची एक जगह है बिहार के अंदर, सांची, और वहां पे एक ये स्तूपा बना हुआ है। और स्तूपा की दीवार, स्तूपा मैंने बताया कि जहाँ पे हमारे बुद्धिज्म जो रिलीजन होता है फॉलो करते हैं, तो स्तूपा दर्शाता है बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा को। उनकी एक स्ट्रक्चर, जैसे हमारी हमारे हिंदुओं में, मुस्लिम में अलग तरीके से हम स्क्रिप्चर्स फॉलो करते हैं, मूर्तियों को फॉलो करते हैं, उसी दिन लॉर्ड बुद्धा को भी स्तूपा के फॉर्म में पूजा जाता है। तो स्तूपा होते हैं जहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है स्मिथी और मेटल वर्कशॉप। यहाँ पे मेटल की वर्कशॉप है, ये देखो। ठीक है? वेरी डिफरेंट वर्कर्स ब्रिंग फायरवुड, वाटर, स्टोक द फ्राई, बीट द आयरन। ये सब काम कर रहे हैं वो लोग, सारा काम यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखो, ये पंचमार्क कॉइन है। मैंने बताया था सिल्वर के पंचमार्क कॉइन है। मान लो ये कॉइन है, ये कॉइन है, ये वाला कॉइन, और इसके ऊपर ये इमेज जो है पंचमार्क की है। फिर ये वाला कॉइन है, इसके ऊपर ये इमेज पंचमार्क करी है। डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, तो इसको कहेंगे पंचमार्क कॉइन्स, जो एंशिएंट इंडिया के टाइम पे प्रेवलेंट थे। तो एक आइडियल सोसाइटी में, ठीक है, एक आइडियल सोसाइटी में ऑल दोज ग्रुप्स वुड कंप्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हार्मनी। एक अगर एक आइडियल सोसाइटी है, एक यानी अच्छी सोसाइटी, आप सोचिए, चलो आइडियल है, बहुत अच्छी है, तो वहां पे हर किस्म के लोग एक दूसरे का काम में मदद करते हैं। मान लो मैं एक अच्छा लोहार हूँ, मैं अच्छे से लोहे की इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ, तो मैं लोहे की इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा और जिसको जरूरत है उसको दूंगा। उसी तरीके से कोई गोल्ड की आइटम्स बनाता है तो वो उस काम को करेगा और हमें बेचेगा। तो ये क्या है? एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, एक दूसरे की मदद कर रहे हो। इस तरीके से प्रोफेशन डिवाइडेड थे पहले। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज डिविजन्स आल्सो लेड टू इनइक्वालिटीज। बट कह सकते हैं कि इस डिवीजन से कुछ इनइक्वालिटीज थी, असमानताएं थी। ठीक है? सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, कुछ एक ग्रुप्स को ज्यादा पैसा अर्न होता था, कुछ को कम होता था। पावर और इन्फ्लुएंस भी मिलता था अदर्स से। कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इक्वालिटी एक आइडियल है दैट ह्यूमन सोसाइटी हैव ऑफन एस्पायर्ड। इक्वालिटी यानी समानता एक आइडियल कंडीशन है, जो कंडीशन है जो हर सोसाइटी कहते हैं कि हमें मिले। लेकिन ये मिलती बहुत कम लोगों को है, इफ एनी हैव अचीव्ड इट। बहुत कम लोगों ने ही इक्वालिटी को अचीव किया है। बिकॉज समझो, आप डिफरेंट प्रोफेशन में हो, तो हर प्रोफेशन सेम तरीके से अच्छा पैसा अर्न नहीं करता। कुछ प्रोफेशंस में आप कम वेल्थ जनरेट करते हो, कुछ प्रोफेशन में आप ज्यादा वेल्थ जनरेट करते हो। कुछ प्रोफेशन में आपका पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ता है, कुछ में इतना नहीं बढ़ता। तो हमेशा इनइक्वालिटी तो रहेगी ही, क्योंकि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट तरीके का वर्क कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, सोसाइटी जो ऑर्गेनाइज हुई थी वो टू फोल्ड सिस्टम में ऑर्गेनाइज हुई थी। एक कैटेगरी थी जाति की, और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। जाति यानी कि वो एक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं, उससे क्लोजली टाइड हैं, और उससे अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं। उनकी जो स्किल्स थी वो उस पर्टिकुलर जाति को डिफाइन करती थी। वो उस पर्टिकुलर जाति को डिफाइन करती थी। कोई लोहार है तो उसकी जाति को कहेंगे लोहार कम्युनिटी।
ठीक है, सिल्वरस्मिथ और कह सकते हैं ये जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस जो एग्रीकल्चर में स्किल था, एक मेटलर्जी में स्किल्ड है, कोई कॉमर्स और एनी क्राफ्ट में है, तो उनको जनरली ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि वो चीज उन्होंने सीखी है तो उसकी जनरेशन अगली जनरेशन में वो डेफिनेटली पास ऑन होगी। ऑफन जो है जाति वुड गेट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब जातिस, जो जातिज हैं उनको फर्दर डिवाइड किया सब जातियों में, अलग अलग छोटी छोटी जातियों में। ईच ऑफ विच डेवलप्ड कस्टम्स, जिन्होंने अपने खुद के कस्टम्स, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस को बनाया। फॉर इंस्टेंस कंसर्निंग मैरिज, मैरिज कंसर्न कर, मैरिज एक ट्रेडिशन है, ठीक है, रिचुअल्स हो गए या फूड की हैबिट्स हो गई, ये सारी ही चीजें हर जाति के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डेवलप हुई। तो कह सकते हैं कि अलोंग विद द जाति, जाति के साथ साथ एक अनदर कैटेगरी का डेवलपमेंट हुआ, जिसको कहते हैं वर्ना, जो मैंने अभी आपको वर्ना बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। एक कॉन्सेप्ट जो एमर्ज हुआ वैदिक टेक्स्ट से। कहाँ से? वैदिक टेक्स्ट से। इसके पहले जाति होती थी, सब जाति होती थी, बट जो वर्ना वाला सिस्टम था वो वैदिक टेक्स्ट से जनरेट हुआ, जो मैंने बताया था आपको। तो कह सकते हैं 4 वर्णास थे, इसमें ब्राह्मण्स थे जो प्रिजर्व करते थे और स्प्रेड करते थे नॉलेज को, और परफॉर्मेंस करते थे रिचुअल्स का, अलग अलग तरीके के रिचुअल्स करते थे वो लोग, लाइक यज्ञ करते थे, ठीक है, और स्क्रिप्चर्स को पढ़ते थे। फिर दूसरी कैटेगरी थी क्षत्रियास की, जो कि एक्सपेक्टेड थे कि वो डिफेंड करेंगे सोसाइटी को, सोसाइटी को बचाएंगे फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, और लैंड को प्रिजर्व करेंगे, और वॉरफेयर में एंगेज होंगे जब भी जरूरत होगी। फिर हमारी कैटेगरी आती है वैश्यास की, जो सपोज थे इंक्रीज करेंगे सोसाइटी की वेल्थ, यानी ट्रेड में थे, ऑक्यूपेशंस ऑफ ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर। और जो शूद्रास थे वो आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्स पीपल थे, वर्कर्स और सर्वेंट्स थे। ये हमारे थे 4 कैटेगरीज ऑफ वर्ना, जो कि वैदिक टेक्स्ट से डेवलप हुई। अब यहाँ पे है, यू हैव मे हैव हर्ड द इंग्लिश वर्ड कास्ट। हम वर्ड सुनते हैं कास्ट, आज के टाइम पे कास्ट बहुत कॉमन है। इट कम्स फ्रॉम अ पोर्चुगीज वर्ड कास्ता। कास्ता वर्ड पोर्चुगीज में है। जो पोर्चुगीज ट्रेवलर्स जब इंडिया में आए थे 16वीं शताब्दी में, तो उन्होंने मेक सेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए उन्होंने जाति ने यूज करके कास्ट यूज करी। While a few scholars consider caste to refer varnas, वर्ना को रिफर करने के लिए उन्होंने कास्ट को कास्ट वर्ड ऐसा दिया उन्होंने, ताकि हम इसको इंग्लिश मीनिंग में कास्ट कहते हैं वर्ना। मोस्ट टेक इट टू अप्लाई जातिस, yet other consider caste refer to the whole वर्ना जाति सिस्टम। कह सकते हैं कास्ट इज रेफर टू होल वर्ना और जाति सिस्टम। देयर इज अ हिस्टोरिकल एविडेंस, एक हिस्टोरिकल एविडेंस है टेक्स्ट के अंदर भी और इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी। टेक्स्ट यानी कोई रिटन फॉर्मेट, कोई किताब लिखी हुई है, या इंस्क्रिप्शन मतलब किसी पत्थर पे या कॉपर प्लेट पे कहीं पे इंस्क्राइब किया गया है कि अर्ली पीरियड जो इंडिविजुअल्स थे और कम्युनिटीज थे, उन्होंने वो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते थे, ऑक्यूपेशंस, अगर सर्कमस्टांसेस की जरूरत होती। फॉर इंस्टेंस एक लॉन्ग ड्रॉट और सम नेचुरल कैलेमिटी आई, तो उससे क्या है, वो कम्युनिटी को फोर्स करेगी और फार्मर्स टू माइग्रेट टू अ सिटी एंड टेक अप अदर ऑक्यूपेशन। तो फार्मर जो है सिटीज में जाके कोई ऑक्यूपेशन चेंज कर सकता है। और सम ब्राह्मिन्स वो टर्न टू ट्रेड और इवन मिलिट्री एक्टिविटीज, या कुछ ब्राह्मिन्स थे वो मिलिट्री एक्टिविटी में आ सकते हैं और ट्रेड में आ सकते हैं, यानी वो क्षत्रिय वाला काम कर रहे हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटी, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्ट्रक्चर करता है, इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करता है, उसकी एक्टिविटीज को, उसकी इकोनॉमिक वंस को भी। देयरफॉर गिव इट सम स्टेबिलिटी, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे। इन टाइम क्या हुआ, ये सिस्टम जो है बिकेम रिजिड, ये सिस्टम रिजिड हो गया। मैंने बोला कि पहले सिस्टम था कि आप चेंज कर सकते हो प्रोफेशन, बट बाद में क्या हुआ कि आप प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते, ये सिस्टम रिजिड हो गया और ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हो गया, एंड लेड टू इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कब पैदा हुई कि मान लो कोई शूद्र कम्युनिटी का पर्सन है और उसको ब्राह्मण बनना है, तो वो कभी नहीं बन सकता, उसको अलाउ नहीं करेगी सोसाइटी। इसको कहते हैं रिजिड होना। पहले क्या होता था कि शूद्र कम्युनिटी का पर्सन अगर पढ़ने में अच्छा है, स्क्रिप्चर्स पढ़ने में अच्छा है, तो वो ब्राह्मण बन सकता है। बट बाद में ऐसा नहीं हुआ, बाद में इसको स्टेबल कर दिया, मतलब एक रिजिड कर दिया, फिक्स कर दिया कि आप नहीं कर सकते, आप जिस कम्युनिटी में आपको वही काम करना है। मान लो कोई क्राफ्ट पर्सन है,
तो उसका बेटा भी क्राफ्ट पर्सन वाला काम ही करेगा, उसको ना क्षत्रिय वाला काम दिया जाएगा ना ब्राह्मण वाला। तो ये जो इनक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन है टुवर्ड्स लोअर जातीज और कम्युनिकेट कम्युनिटीज, इससे वर्ण जाति सिस्टम जो था ये डेवलप हो गया। दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन अ हायर ग्रेड, हम इसको हायर ग्रेड में पढ़ेंगे। तो जो वर्ण जाति सिस्टम था उसने एक डीप इम्पैक्ट करा इंडिया की सोसाइटी पे, उनकी जनरेशंस पे, और स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स। और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके काउंटलेस एस्पेक्ट्स यानी अलग-अलग डायमेंशंस को पढ़ा है। देयर इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट द सिस्टम वाज सिग्निफिकेंटली different, more flexible in particular in the earlier periods and became more rigid with the passage of time, in particular during the British rule in India। और कह सकते हैं कि जो जाति वाला वर्ण जाति वाला सिस्टम था पहले बहुत फ्लेक्सिबल था, कोई भी चेंजेस कर सकता था, बट धीरे धीरे लेटर पीरियड में आते आते इसको बहुत ज्यादा रिजिड और फिक्स कर दिया गया, और ये और अच्छे से फिक्स हो गया, रिजिड हो गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लेट अस ऑल्सो कीप इन माइंड दैट while Varna Jati has been an important mechanism at work in Indian society, it is not only one. There have been many others, some of which we will explore later, especially in the theme our cultural heritage, knowledge and traditions। और कुछ ऐसे अलग सिस्टम्स थे जो कि बाद में फॉलो होते थे, जो कि अभी हम इस चैप्टर में ना पढ़ के अपन जो बुक है अवर कल्चरल हेरिटेज उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? उस थीम में पढ़ेंगे जो अगली थीम है। यहाँ पे है डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया, कुछ डेवलपमेंट जो कि इंडिया में हुए थे। कह सकते हैं कि फर्स्ट मिलेनियम बीसीई वाला जो ये पीरियड था, यानी कि जीरो वाला बीसी कह सकते हैं। वैसे बीसी जीरो से डिनोट होता नहीं है कभी, बट मान लो ये वाला पीरियड था। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स जो है वो ओपन हुए थे। क्या हुए थे? इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने के जो रूट्स थे, तरीके थे, वो ओपन हुए, जिससे हम ट्रेड, पिलग्रिमेज और मिलिट्री कैंपेन्स को फुलफिल कर पाते। मान लो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना है तो कम्युनिकेशन लाइंस को ओपन करना पड़ेगा, बातचीत के तरीके को। अगर आप ट्रेड करना है और पिलग्रिमेज करना है, यानी आपको दूसरे एरिया में जाके श्रद्धालु हो, आप आपको पूजा करनी है, अपने भगवान की स्मृति पूजा करनी है, तो वो भी एक तरीका है कम्युनिकेशन लाइंस का ओपन करने का। या मिलिट्री कैंपेन्स, दो रूट्स बहुत ज्यादा वाइडली पॉपुलर हुए एंड आर ऑफन मेंशन्ड इन द लिटरेचर। पहला है उत्तर पथ, पहला है उत्तर पथ एंड सेकंड है दक्षिण पथ। पहला है उत्तर पथ यानी नॉर्थ इंडिया वाला, और दूसरा है दक्षिण पथ यानी साउथ इंडिया वाला। नॉर्थ यानी उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण यानी साउथ। द फर्स्ट कनेक्टेड नॉर्थ वेस्ट रीजन्स, नॉर्थ वेस्ट रीजन्स को कनेक्ट करता है टू द गंगा प्लेन्स ऑल द वे टू द ईस्टर्न इंडिया, ठीक है? और सेकंड वाला जो है स्टार्ट करता है कौशाम्बी, जो प्रयागराज के पास है, द कैपिटल ऑफ, कह सकते हैं कि वन ऑफ द महाजनपदास की कैपिटल थी। और ये विंध्या रेंज को, विंध्या जो एक रेंज है, सतपुरा और विंध्या, उसको क्रॉस करके हिल्स को प्रोसीड करता है ऑल द वे टू द साउथ एरिया, ठीक है? तो कह सकते हैं कि अगर ये मान लो इंडिया है, छोटा सा थोड़ा सा सही से बना नहीं है, कोई बात नहीं। अब मान लो ये इंडिया है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इससे कनेक्ट करता था ये कह सकते हैं उत्तर पथ, और इसको इससे कनेक्ट करता था दक्षिण पथ, ठीक है? ये हमारा कुछ इस तरीके से एक कॉमन बना दिया हमने, कनेक्ट करता था। यहाँ पे एक इमेज है शिशुपालगढ़, ये सबर्ब है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की जो कैपिटल भुवनेश्वर, वहां पे एक सबर्ब में ये है शिशुपालगढ़। ये फर्स्ट एक्सकेवेट हुआ था 1948 के अंदर। कब हुआ था? 1948 के अंदर पहली बार इसको खोदा गया था और जानकारी मिली थी इसके बारे में। कह सकते हैं वन ऑफ द गेटवेज है इस सिटी के अंदर का, थ्रू द फोर्टिफिकेशंस। और इस ये जो
घर की दीवारें फोर्टिफिकेशंस हैं, जो मोट है फुल ऑफ वाटर इज विजिबल आउटसाइड द गेटवे। नोटिस द नैरोइंग ऑफ द गेटवे फॉर कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स। इसको देखते हैं एक बार इमेज को। देखो, ये जो रास्ता है एक ही रास्ता है, नैरो पैसेज है, पैसेज नैरो है, और उसके बाद ये मोट बना रखा है, ये जो गड्ढा बना रखा है इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, और रास्ता जो आने जाने का वो एक ही यही रास्ता है, नैरो पैसेज है। और यहाँ से मिलिट्री यहाँ पे खड़ी होती थी, सैनिक खड़े होते थे और मूवमेंट को, ठीक है, देखते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, ठीक है, आने जाने पर्पज के लिए, कोई पर्सन आ रहा है, ये मोड बना हुआ है, ठीक है। और ये बाहर का एरिया जो कि सिटीज का नहीं है, देखो प्लेन एरिया है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई सिटी का एरिया है, ठीक है गाइस। We will return to these roots when we explore the formation of empires in India. जब हम empires का formation जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम इन रूट्स के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कह सकते हैं कि many lateral roads यानी lateral roads इस तरीके से कनेक्ट करती हैं विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के साथ, जो कि जहाँ पे हम शिप्स रुकती हैं, पानी के जहाज रुकते हैं, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। आपको पता है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट कोस्ट क्या है हमारा इंडिया का, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। विच वर वाइब्रेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड, जो कि वाइब्रेंट सेंटर्स हैं ट्रेड के, लाइक मुंबई, पहले तो मुंबई नहीं था, कोई और नेम होगा डेफिनेटली, बट मुंबई, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं वहां से ट्रेड हुआ करता था। ईस्टर्न रीजन में मेजर सिटीज जो एमर्ज होती हैं वो होती है शिशुपालगढ़, लाइक मान लो ये भुवनेश्वर है, उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पे शिशुपालगढ़ है, ठीक है। तो ये एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट है, यहाँ से ट्रेड होगा, ठीक है, जो भुवनेश्वर का पार्ट है आज में। विच वॉज कैपिटल ऑफ कलिंग रीजन ऑफ एंड फॉलोड स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान विद इम्पोजिंग फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रीट। और ये कलिंग कैपिटल, कलिंग महाजनपद का पार्ट था शिशुपालगढ़। कलिंग महाजनपद, जैसे मगध महाजनपद था, वैसे कलिंग जो है वहां का महाजनपद का ये पार्ट था। सब कॉन्टिनेंट में सदर्न रीजन्स, सब कॉन्टिनेंट मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसके सदर्न रीजन्स में, ये वाले रीजन्स जो नीचे के साउथ वाले रीजन्स हैं, वहां पे सिटीज जो है एमर्ज होना चालू हो गई अराउंड 400 बीसीई के अंदर। कब? 400 बीसीई के अंदर। ऑल्दो रीसेंट एक्सकवेशन से ये पता चलता है कि सम ऑफ द साइंस ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी ट्रेड वाली, वो इसके पहले भी होती थी, बट माना गया है कि ये 400 बीसी से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अराउंड दिस टाइम थ्री किंगडम्स एमर्ज। आपने नाम भी सुना होगा, चोला, चेरा और पांड्यास। चोला, चेरा और पांड्यास तीन तरीके के किंगडम्स थे, तीन किंगडम्स थे जो कि साउथ इंडिया में एमर्ज हुए। देखो ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन से दर्शाएंगे आपको। हड़प्पन सिविलाइजेशन अराउंड 1900 बीसीई के अराउंड 1500 बीसीई तक थी, कह सकते हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी यहाँ तक, ठीक है। और फिर 1200 बीसीई के से लेके 300 बीसीई तक हमारा जनपद वाला सिस्टम था, और 800 यानी 700 बीसी 800 बीसी में हमारा महाजनपद, यानी कि जब जनपद मिलके महाजनपद बनाने लगे, ठीक है, वो हमारा सिस्टम डेवलप हुआ। ये देखो, ये कुछ तरीके हैं, टॉयलेट लग रहा है मुझको, तो देखते क्या हो, कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये शंख हैं, ये अलग अलग तरीके के पत्थरों से बने हुए शेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स हैं, ठीक है। जो भी चीजें हैं यहाँ पे शेल है, जेम स्टोन है। इंडस्ट्रीज एट द साइट ऑफ कोदुमनल नियर इरोड, तमिलनाडु, तमिलनाडु यानी इरोडे में कोदुमनल एक जगह है, वहां पे ये सब चीजें एक्सक्यूट करने पे हमें मिली थी। यानी कह सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे भी पॉसिबल थी, यहाँ पे भी होती थी, ठीक है गाइस। सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अलावा मोस्ट एंशियंट जो तमिल लिटरेचर थी, संगम लिटरेचर जिसको कहते हैं, ये इन किंगडम्स को मेंशन करती है, चोला, चेरा और पांड्यास को। इनके सेवरल किंग्स थे, कह सकते हैं कि जो सदर्न रीजन्स थे, जो साउथ वाले दक्षिण वाले रीजन्स थे, वहां पे रिच थे इन सोर्स सच एज प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, बहुत प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, कीमती पत्थर, ठीक है, वहां पे थे लाइक गोल्ड, और स्पाइसेस, मसालों के लिए बहुत फेमस थे। और ये प्रॉफिटेबली ट्रेड होता था दूसरी कंट्रीज में, ठीक है।
बट ऑल्सो विद द किंगडम्स एंड एम्पायर्स ओवरसीज। 300 से 200 बीसी के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो एंटायर सब कॉन्टिनेंट जो मैंने बताया, एंटायर सब कॉन्टिनेंट जो था, इंक्लूडिंग द रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वाज वन वाइब्रेंट इंटरकनेक्टेड लैंड। जैसे दक्षिण पथ से और उत्तर पथ से दोनों ही तरीके से ये बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था, जहाँ पे गुड्स का और कल्चर का ट्रेवल होता था, या यहाँ से वहां गुड्स चले गए, ट्रेवल करने लगे, कल्चर का होता, जैसे मान लो मैं इस एरिया से उस एरिया में गया, तो मेरा जो कल्चर है उनको पता चलेगा, उनका कल्चर मेरे को पता चलते चलेगा। इस वजह से क्या होता था, कल्चर का भी ट्रेवल होता था, ठीक है, रीजन टू रीजन, एंड ऑफन बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बियॉन्ड भी दूसरी कंट्रीज में भी, कह सकते हैं जो टू द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया तक, सेंट्रल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया तक भी। अबाउट द सेम टाइम, उसी समय में जो महाजनपद थे वो उसके बाद एग्जिस्ट करना नहीं, मतलब उनका डिसइंटीग्रेशन चालू होता है, एंड लीविंग अ प्लेस टू फ्रेश डेवलपमेंट दैट वर गोइंग टू रीशेप इंडिया। और उसके बाद वापस लोग वहां से निकलते हैं, डिसइंटीग्रेशन होता है, लोग महाजनपदास को छोड़ते हैं, कोई रीजन था, और उसके बाद नए नए डेवलपमेंट्स का होता है, जिससे इंडिया का नया शेप आता है, ठीक है। तो ये चीज हमें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। कुछ समरी पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड मिलेनियम बीसी, जनपद जो होते हैं वो मतलब नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में उनका डेवलपमेंट होता है। और ये स्मॉलर स्टेट्स थे जहाँ पे एक राजा होता था, हेड होता था, और काउंसिल होती थी उसकी, असेंबली ऑफ एल्डर्स कहते हैं जिसको, और वो लोग मिलके डिसीजन लेते थे। फिर डेवलपमेंट हुआ 16 महाजनपदास का, जिसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टेट थी। क्या थी? फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टेट थी, जब जनपद मिलके महाजनपदास का फॉर्मेशन करते हैं। अराउंड फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अंदर ये सब हुआ, ठीक है गाइस, फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अंदर ये सब हुआ। और उन्होंने विटनेस किया सेकंड अर्बनाइजेशन इंडिया में आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो स्प्रेड होता है हर डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, गंगा रीजन में, ऑल द वे टू द साउथ ऑल्सो। और 300 बीसी तक महाजनपदास खत्म हो गए, सीज टू एग्जिस्ट, यानी अब उसके बाद उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया महाजनपदास का। कहते हैं कि सेम पीरियड में वॉस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टेड थे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, और इवेंचुअली हर रीजन को सब कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करते थे। और यहाँ से लोग गुड्स को, आइडियाज को, अपनी टीचिंग्स को ट्रेवल करते थे ऑल अलोंग दीज रोड्स। और इस रोड्स के थ्रू हर एरिया में ट्रेवल के थ्रू पहुंचाते थे अपनी चीजों को, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो अपनी ट्रेडिशंस हो, कल्चर हो, टीचिंग्स हो, हर चीज। ये गाइस, इसी तरीके से हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमारा फोर्थ चैप्टर भी हमने अच्छे से फिनिश कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से फॉलो किया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे अगर और वीडियोस में लाऊं, और डेफिनेटली हम क्लास 7 8 हर क्लास को मैं एसएससी के लिए आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ये जब चैप्टर्स कवर कर लेंगे तो हम आपके लिए एमसीक्यूज लाएंगे, जिससे हम आपकी प्रैक्टिस, आई आई मैं चाहता हूँ आपसे कि आप सारी वीडियोस को देख लो एक बारी, और उसके बाद जब हम एमसीक्यू करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद हम नोट्स को भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों, आप इनको फॉलो कर रहे हो, और कोई भी आपको चीज दिक्कत लग रही है तो कमेंट कमेंट जरूर करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी इजीली यहाँ से पता चले कि हाँ, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका शुक्रिया कि आपने वीडियो को पूरा देखा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 5 को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 7 हिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, बाय गाइस।